नमस्कार साथियों, मैं शिवा गुप्ता आज आप सभी के बीच प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी के सफरनामा के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाली हूँ। और आज की इस चर्चा में आप सभी के बीच मैं भी तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालने वाली हूँ। जब समीक्षा अधिकारी की नियुक्ति होती है, उनके प्रमोशन होते हैं, उनके कार्यों के संबंध में विभिन्न प्रकार की जो उपलब्धियां होती हैं और भी तमाम सुविधाएं आदि जो कि एक समीक्षा अधिकारी के लिए बेहद ही उपयोगी होता है, बल्कि समाज के लिए भी बेहद उपयोगी होता है। इसके संबंध में तमाम पक्षों के संबंध में आप सभी के बीच आज मैं जानकारी देने वाली हूँ। और ये जानकारी आज मैं देश के उन तमाम युवाओं के लिए लाई हूँ जो कि इस समय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश सचिवालय की समीक्षा अधिकारी का सफरनामा कहाँ से आरंभ होता है? क्या ये सफरनामा आप सभी से आरंभ नहीं होता है? तो साथियों, इसका उत्तर होगा आपसे ही यह सफरनामा आरंभ होता है, क्योंकि जब तक आप एक ऊर्जा के साथ तैयारी नहीं करते हैं तब तक आप लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। जिससे कि इस सफरनामा का आरंभ कहाँ से आरंभ होगा? तो साथियों, जैसा कि सफरनामा पे आज चर्चा किया जा रहा है, तो इस सफरनामा का आरंभ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से ही आरंभ होता है। जिस प्रकार से आप अंक लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त करते हैं, उसी के क्रम में आप समीक्षा अधिकारी के जो विभिन्न पद हैं वो आप प्राप्त करते हैं। यदि आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश सचिवालय की समीक्षा अधिकारी बनते हैं। और जैसे ही आप नंबर आपके कुछ कम होते हैं, उसी के क्रम में विभिन्न संस्थाओं में आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, राजस्व परिषद हो या निर्वाचन आयोग हो। और यदि आप अच्छे अंक लाते हैं तो ये तो निश्चित है कि आप सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बनते हैं। तो साथियों, जैसे ही रिजल्ट आता है, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा का जब रिजल्ट आता है, तो आप मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट होते हैं और मुख्य परीक्षा के बाद ही आप सभी का सिलेक्शन हो जाता है। यहीं से सफरनामा आरंभ हो जाता है, जब लोक सेवा आयोग द्वारा आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करवाने के बाद आपकी नियुक्ति से संबंधित जो संस्तुति होती है वो उत्तर प्रदेश सचिवालय में भेजी जाती है। और उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपकी नियुक्ति संस्तुति कहाँ भेजी जाती है? जहाँ से आप सभी के नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति पत्र को निर्गत किया जाता है। तो साथियों, सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा आप सभी की नियुक्ति पत्र होता है वो निर्गत होता है। आपके सफरनामा का पहला चरण यहीं से आरंभ होता है उत्तर प्रदेश सचिवालय में, जो कि समीक्षा अधिकारियों का अधिष्ठान भी होता है। तो आइए जानते हैं सफरनामा का जो प्रथम अधिष्ठान है समीक्षा अधिकारियों का, वो कौन सा अधिष्ठान है? तो साथियों, समीक्षा अधिकारी का अधिष्ठान जो होता है वो होता है सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5, जहाँ से समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित, उनके पदोन्नति से संबंधित, उनके वरिष्ठता से संबंधित, उनके स्थानांतरण से संबंधित मूलभूत कार्य किए जाते हैं। और यहीं से उनके सफरनामा की गति आरंभ होती है। जब आपकी नियुक्ति संस्तुति लोक सेवा आयोग द्वारा सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 में आती है, उसके क्रम में जो निश्चित नियमों का पालन करते हुए आप सभी का नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाता है, तत्क्रम में आप सभी सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 में आके अपनी ज्वाइनिंग देते हैं। अर्थात यह स्वीकृति करते हैं कि आप समीक्षा अधिकारी पद प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसे ऐसे जो औपचारिकता होते हैं वो उसका आप पालन करते हुए अपने एप्लीकेशन देते हैं। तत्क्रम में फ्रेंड्स, एक निश्चित समयावधि के बाद आप सभी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सचिवालय में स्थित जितने विभाग हैं उसमें की जाती है। आप में से बहुत सारे युवाओं का ये प्रश्न होता है कि पहले विभाग मिलता है कि पहले नियुक्ति मिलती है? तो साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि सबसे पहले आपकी नियुक्ति होती है, उसके बाद ही विभाग दिए जाते हैं। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश सचिवालय की सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 में आप
नियुक्ति प्राप्त करते हैं, तदक्रम में एक निश्चित समयावधि के भीतर यह देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के जो तमाम विभाग हैं उन किन किन विभागों में कितने समीक्षा अधिकारियों का पद रिक्त है, और डिमांड के क्रम में, आवश्यकता के क्रम में आप सभी की तैनाती संबंधित विभागों में की जाती है। आप सभी को वहां भेजा जाता है योगदान देने के लिए। और जब आप अपने संबंधित विभाग में जाते हैं तो वहां पे भी एक अधिष्ठान होता है। जैसे साथियों, मानिए कि आपकी नियुक्ति पीडब्ल्यूडी में हो गई, प्रथम नियुक्ति, या चिकित्सा विभाग में हो गई, या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में हो गई, या मुख्य सचिव कार्यालय में हो गई, या खाद्य रसद विभाग में हो गया, या अन्य जो विभाग है वहाँ हो गया। तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ एक निर्धारित अनुभाग होता है जिसे शाखा अधिष्ठान कहा जाता है, जहाँ पर निश्चित होता है कि आपको किस अनुभाग में भेजा जाना है, जहां आप अपने संबंधित दायित्वों को, अधिकारों को, कार्यों को निष्पादित करने वाले हैं। ठीक है। आप सभी का एक प्रश्न होता है कि क्या समीक्षा अधिकारियों को कैबिन मिलता है? तो यहाँ पे उत्तर बता दूं साथियों, समीक्षा अधिकारियों को क्या मिलता है? अनुभाग मिलता है, और अनुभाग के माध्यम से ही समीक्षा अधिकारियों को अपने दायित्वों, कर्तव्यों, कार्यों का निर्वहन करना होता है। तो आज आप जानें कि कैसे समीक्षा अधिकारी अनुभाग के माध्यम से कार्य करते हैं और अधिष्ठान के माध्यम से अपने सफरनामा को आरंभ करते हैं। अभी भी इस सफरनामा का पहला चरण आरंभ नहीं हुआ है, क्योंकि पहले चरण में अभी आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पहला जो आपका विभाग होता है उसको कौन निर्धारित करता है? सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5। लेकिन अनुभाग को कौन निर्धारित करता है? वो संबंधित विभाग की शाखा अधिष्ठान द्वारा तय किया जाता है कि आपकी नियुक्ति कहाँ होगी। ठीक है। उसके क्रम में फ्रेंड्स, आप सभी क्या शाखा अधिष्ठान यानी जिस विभाग में आपकी नियुक्ति हुई है वहाँ की शाखा अधिष्ठान द्वारा तय किया जाता है कि आपको किस अनुभाग में भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक विभाग में कई अनुभाग होते हैं। एक अनुभाग जांच से संबंधित होता है, एक अनुभाग बजट से संबंधित होता है, एक अनुभाग आपके अन्य गतिविधियों से संबंधित होता है। जैसे यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ खाद्य रसद का या सिंचाई विभाग का, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे खाद्य रसद अनुभाग 1 में क्या होता है। खाद्य रसद अनुभाग 1 में क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर का शाखा अधिष्ठान से रिलेटेड कार्य हैं। कौन से? आपके, चाहे वो आपके डीएसपी हो, डिप्टी आरएमए हो, इनसे संबंधित। वही खाद्य रसद अनुभाग 2 में क्या काम होता है? तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर से रिलेटेड। खाद 3 में क्या होता है? बजट से रिलेटेड काम होता है। खाद 4 में क्या होता है? तो खाद 4 में आपके धान आदि से संबंधित पॉलिसीज होते हैं। खाद 5 में क्या होता है? तो खाद 5 में होता है गेहूं और बोरे से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियमावली कार्य निष्पादन उससे संबंधित कार्य होते हैं। खाद 6 में क्या होता है? तो पीढ़ी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। खाद 7 में क्या होता है? तो खाद 7 में आपके तेल आदि से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन्हें किया जाता है। इसी प्रकार से जितने अनुभाग हैं सबके एक निहित दायित्व दिए जाते हैं। और खाद्य रसद अनुभाग, खाद्य रसद विभाग का शाखा अधिष्ठान कहाँ है? जहाँ से संबंधित विभाग के जो शाखा के अधिकारी कर्मचारी उनके कार्य निष्पादित है, तो वो है खाद्य रसद अनुभाग 1। तो ये तय होता है कि किस किस अनुभाग में कितने समीक्षा अधिकारियों की आवश्यकता है। फिर जब आप अपने सफरनामा में संबंधित अनुभाग में अपने योगदान के लिए जाते हैं, फिर वहाँ आपके सेक्शन ऑफिसर द्वारा यह तय किया जाता है कि संबंधित अनुभाग के किस कार्यों का दायित्व आपके ऊपर सौंपा जाएगा। ये जो कार्य के दायित्व होते हैं, विभाजन होता है, वो अलग होता है। जैसे कि मेरी प्रथम तैनाती खाद्य रसद विभाग में हुई और प्रथम तैनाती क्रम में मुझे खाद्य रसद अनुभाग 1 में मिला, जिसके क्रम में मेरे सेक्शन ऑफिसर द्वारा मुझे जांच से संबंधित निश्चित अधिकारियों को दिया गया, जिसमें वरिष्ठ लेखाधिकारी थे। ठीक है। आपके एआरओ से संबंधित कार्य दिए गए, डिप्टी आरएमओ से संबंधित कार्य दिए गए, उपायुक्त से संबंधित जितने जांच वगैरह काम थे वे दिए गए। और जैसे ही मैं सिंचाई विभाग में मेरा ट्रांसफर हुआ, वैसे वहाँ पर विभाजन एक अलग था, मंडल स्तर पर विभाजन किया गया। तत्क्रम में फ्रेंड्स मुझे मंडल स्तर पर कार्य सौंपा गया कि आपको इस मंडल से संबंधित अधिकारियों से संबंधित जो तमाम कार्य हैं उन्हें
दायित्वों को निर्वहन करना, चार्ज आदि से रिलेटेड कौन कौन से कार्य हैं ये सब करने हैं। तो उसी के क्रम में साथियों ये सफ़रनामा बहुत ही सुहावना होता है। और जो खास बातें मैं बताने वाली हूँ वो ये बात है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने कम सीमित में आप बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य करने की क्षमता डेवलप करते हैं। साथियों जैसा कि मैं अपने अनुभव के क्रम में आप सभी को बताती हूँ, 3 ऐसे पद हैं लोक सेवा आयोग और यूपीएससी के जो कि कम समय में अद्भुत कार्यों को निष्पादित करते हैं। पहला पद है आईएएस का, दूसरा पद है एसडीएम का, तीसरा पद है समीक्षा अधिकारी का। यही एकमात्र 3 पद हैं जो अत्यल्प समय में बहुमुखी वर्क को करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है और एकाएक किसी प्रकरण पर कार्य करने होते हैं। और इस प्रकार से ये जो पद होते हैं बेहद खास पद होते हैं। और समीक्षा अधिकारी का जो पद उत्तर प्रदेश सचिवालय का आधारभूत स्तंभ के रूप में निरूपित किया जाता है। आप सभी को अवगत कराना है कि प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय का जो पद है वो रीढ़ है, अर्थात बैकबोन है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सचिवालय के जो समीक्षा अधिकारी होते हैं उनसे ही कार्यों को आगे बढ़ाने जाने का प्रक्रिया आरंभ होता है। जो भी नियम कानून योजना परियोजनाएं होती हैं उन सभी का आरंभ कहाँ से होता है? उन सभी का आरंभ समीक्षा अधिकारियों द्वारा होता है। समीक्षा अधिकारी द्वारा यह बताया जाता है कि संबंधित वांछित प्रकरण पर ये किया जाना प्रस्तावित है। तदक्रम में वे कार्य आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, यह बताकर बेहद ही हर्ष होता है कि इन सारी प्रक्रिया में यदि आप योग्यता के साथ इस पद के साथ न्याय करते हैं, अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं, तो निश्चित रूप से यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी पद होते हैं संबंधित अधिकारी अपने पद और गरिमा को वर्चस्व को बढ़ाते हैं। यदि आप अपनी लेखनी की उत्कृष्टता को बनाए रखेंगे, यदि आप अपने बुद्धि विवेक का सदुपयोग अपनी लेखनी में किसी भी प्रकरण के निस्तारण के लिए करते हैं, तो न सिर्फ आप खुद में एक गौरव को महसूस करेंगे बल्कि उससे प्रदेश का भी अधिकाधिक हित होता है। तो साथियों, आपकी लेखनी ही निर्धारित करता है कि किस प्रकार से आप अपने उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। जो भी हमारे सचिवालय के समीक्षा अधिकारी अपनी लेखनी का सदुपयोग किए हैं वे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। खास तौर पे इस कोविड काल में हमारे शासन के जो समीक्षा अधिकारी रहे, चिकित्सा विभाग हुआ, गृह विभाग हुआ, खाद्य रसद विभाग हुआ, सिंचाई विभाग हुआ, वित्त विभाग हुए, तमाम महत्वपूर्ण विभाग जिनके उल्लेखनीय कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और इस सफरनामा में जो प्रथम चरण होता है समीक्षा अधिकारी को बेहद खास चरण होता है, ठीक। और एक निश्चित समयावधि में जैसे ही साथियों ऊपर के पद रिक्त होते हैं, उसके उपरांत औपचारिक रूप से पदोन्नति से संबंधित कार्यवाही डीपीसी के माध्यम से किया जाता है। और उसके क्रम में समीक्षा अधिकारी का जो प्रथम सफरनामा समीक्षा अधिकारी तक होता है वो एक कदम आगे बढ़कर अनुभाग अधिकारी के रूप में हो जाता है, अर्थात सेक्शन ऑफिसर के रूप में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है, दायित्व का विस्तार होता है, अधिकार क्षेत्र में एक नवीनता आती है। अब समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी के रूप में एक सेक्शन में लगभग 4-5 समीक्षा अधिकारियों, सहायक समीक्षा अधिकारियों, कंप्यूटर सहायक आदि के माध्यम से उस संबंधित समस्त अनुभाग के जो उसे दिया जाता है उससे संबंधित कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आप देखते होंगे आवास विकास परिषद की जो तमाम आवास का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं प्रदेश में जो तमाम बाढ़ नियंत्रण कार्य हो रहे हैं, नदी से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं बन रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित जो तमाम कार्य किए जा रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं किए जा रहे हैं, वो किनके माध्यम से होते हैं? वो एक
स्पेशल अनुभाग के क्रम में ही होते हैं। और यहाँ पर समीक्षा अधिकारी को एक प्रबल दावेदार के रूप में एक अधिकार दिया जाता है सेक्शन ऑफिसर का, और सेक्शन ऑफिसर की अत्यंत ही भूमिका हो जाती है उस सेक्शन के समस्त कार्यों को देखने के लिए, कि उस सेक्शन को अच्छे से संभालने के लिए। और इस क्रम में जो अनुभाग अधिकारी होते हैं, जो समीक्षा अधिकारी से पदोन्नत होते हैं, वे देखते हैं कि हर एक समीक्षा अधिकारी का कार्य सही प्रकार से हो सके, कहीं पर किसी भी प्रकार से समस्याएं उत्पन्न न हो। यदि अनुभाग अधिकारी को फील होता है कि कहीं पर कार्य बाधित हो रहा है, ये कार्य कहीं ना कहीं से गलत हो रहा है, तो वहाँ पर अनुभाग अधिकारी द्वारा उस कार्य में इंटरफियर करके उस कार्य को बेहतर करने के लिए संबंधित समीक्षा अधिकारी को बताया जाता है, साथ में सहयोग भी दिया जाता है। और जो वार्ता वगैरह होती हैं, बैठक वगैरह होता है, उसके संबंध आगे की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और इस प्रकार से एक निश्चित समय अवधि में जैसे ऊपर के पद खाली होते हैं, अर्थात अनुसचिव के, ठीक है, जो कि क्लास 1 का पद है, तो फिर यहाँ से सफरनामा समीक्षा अधिकारी का अर्थात द्वितीय सफरनामा आरंभ होता है। अर्थात प्रथम सफरनामा अनुभाग अधिकारी के स्तर पर होता है। अब द्वितीय जो सफरनामा होता है वो सफरनामा होता है अनुसचिव का पद। और यहाँ पर समीक्षा अधिकारी जब अनुसचिव से संबंधित दायित्व का निर्वहन करते हैं तो मात्र अब एक अनुभाग को नहीं देखते हैं, बल्कि 2 से 3 अनुभाग का दायित्व संबंधित अनुसचिव महोदय को दिया जाता है। तत्क्रम में समीक्षा अधिकारी जो कि क्लास 1 ऑफिसर हो जाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के कार्यों को देखना होता है। यहाँ पर अनुसचिव महोदय को एक सेपरेट सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिसमें उनका ऑफिस वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो कार्य के दायित्व होते हैं समीक्षा अधिकारी जो कि अनुसचिव बनते हैं क्लास 1 के रूप में, यहाँ पर विस्तारीकरण का रूप होता है। और पुनः समीक्षा अधिकारी जो अपने चौथे दौर में पहुँचते हैं अपने सफरनामा में, अर्थात नेक्स्ट प्रमोशन उप सचिव, यहाँ पर बेहद ही खास भूमिका के रूप में यहाँ आप समीक्षा अधिकारी को देखेंगे। और फिर इसी कार्य को फिर नवीन रूप से आप यहाँ देखेंगे कि कुछ सेक्शन और भी बढ़ा दिए जाते हैं, और तत्क्रम में ऊपर के जब पद रिक्त होते हैं तो यहाँ पर फिर समीक्षा अधिकारी अपने नेक्स्ट सफरनामा में संयुक्त सचिव बनते हैं। और यहाँ पर लगभग 4 से 5 सेक्शन का दायित्व समीक्षा अधिकारी जो कि संयुक्त सचिव बन गए होते हैं, अपने अनुभव, अपनी परिपक्वता, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी वरिष्ठता के आधार पर यहाँ पर उनके कार्य का, दायित्व का, गर्व गरिमा का एक जो मिसाल होता है वो डिफरेंट होता है। और फिर लास्ट में जो सफरनामा होता है वो सफरनामा होता है स्पेशल सेक्रेटरी का। यहाँ पर समीक्षा अधिकारी अपने लास्ट सफरनामा में स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तमाम प्रकार के दायित्व संबंधित समीक्षा अधिकारी को दिया जाता है जब वे स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में होते हैं। साथियों, इस सफरनामा का ये जो चरण होता है वो बेहद खास चरण होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको विशेष अधिकार, दायित्व, गरिमा के साथ विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। वहीं आपके वेतन में भी एक आधारभूत परिवर्तन को देखा जाता है। तो साथियों, ये जो सफरनामा है वो बेहद खास सफरनामा है। आप सभी को अवगत कराना है कि जब आप समीक्षा अधिकारी बनकर आएंगे तो आप यहाँ पे रियलाइज करेंगे कि आप बहुत सारे पदों से बेहतर इस पद को मानेंगे। और यही कारण है कि चाहे वो 91 बैच के हमारे समीक्षा अधिकारी हो जो वर्तमान में विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं, संयुक्त सचिव आदि विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं, चाहे 95 बैच के हमारे अधिकारी हो, चाहे 99 बैच के हो, चाहे 2001 बैच के हो, या 2010 बैच के हो, या 13 बैच के हो, 14 बैच के हो, या 17 बैच के हो, यहाँ के उपलब्ध सुविधाओं, लाभ के आधार पर ही वो विभिन्न फील्ड के सर्विस को देना उचित नहीं समझते हैं। क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर होता है अन्य सेवाओं की अपेक्षा। क्यों स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत ही बेहतर है? उसका कारण है साथियों, क्योंकि यहाँ भी ट्रांसफ़र जो कि सरकारी सेवा में जो सबसे पेनफुल होता है वो यहाँ पर नहीं है। यदि आपका ट्रांसफ़र होता भी है तो सचिवालय के विभिन्न भवनों में ही होता है, सचिवालय के विभिन्न विभागों में ही होता है। यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर मैं देने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे युवाओं द्वारा ये पूछा जाता है कि मैम, अगर मेरी नियुक्ति
लोक भवन के किसी विभाग में कर दी जाती है तो क्या हम सभी नवीन भवन, आपके बापू भवन, एनेक्सी भवन या अन्य भवनों में आ नहीं सकते हैं? तो साथियों ऐसा नहीं है। यदि आप सचिवालय के समीक्षा अधिकारी हैं, सचिवालय के अधिकारी हैं, तो आप सचिवालय के विभिन्न भवनों में आ जा सकते हैं। उसका कारण है कि कार्य ही कुछ इस प्रकार से हैं कि एक विभाग की कार्य एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बहुखंडी भवन में जो तमाम विभाग हैं, एनेक्सी भवन में तमाम विभाग हैं, आपके लोक ये नवीन भवन में जो तमाम विभाग हैं, बापू भवन में जो तमाम विभाग हैं, उनकी जो पत्रावलियाँ होती है वो माननीय मुख्य सचिव महोदय के पास भी जाती है, वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भी जाती है। और उस क्रम में पत्रावली कहाँ जाता है बताइए? उस क्रम में पत्रावली लोक भवन में स्थित मुख्य सचिव विभाग में जाता है, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जाता है। उसके क्रम में विभागीय बैठक का भी आयोजन कई बार आहूत किया जाता है। तत्क्रम में फ्रेंड्स वहाँ पर संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है, अतः आवाजाही की कोई प्रतिबंध नहीं होता है। उसका कारण है शासकीय हित के दृष्टिगत आप सभी आवाजाही कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं आप सभी को यहाँ पर एक चीज और बताती हूँ। आप सभी का एक प्रश्न है कि क्या समीक्षा अधिकारियों को बॉडीगार्ड मिलता है? साथियों अवगत कराना है कि सचिवालय ऑलरेडी एक सुरक्षा गार्ड के रूप में, सेफ गार्ड के रूप में है, जहां पर किसी भी अन्य लोगों को प्रवेश वर्जित होता है। जो सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी होते हैं वही सचिवालय परिसर में एंटर कर सकते हैं। जो अन्य अधिकारी भी होते हैं, जो फील्ड स्तर के अधिकारी होते हैं, जो सचिवालय में तैनात नहीं होते हैं, उनका प्रवेश भी निषेध होता है जब तक उनका प्रवेश पत्र सचिवालय के लिए ना बने। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सेफ गार्ड के रूप में सचिवालय हो, क्योंकि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है। यहाँ पर प्रदेश के विकास के संबंध में संवेदनशील कार्यों का निष्पादन किया जाता है। अतः साथियों यहाँ का सुरक्षा बेहद ही खास है, क्योंकि प्रदेश के विकास की खिड़की उत्तर प्रदेश सचिवालय से ही होकर गुजरती है, जहाँ पर तमाम विभागीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों जब ऑलरेडी आप सेफ गार्ड में हैं, सुरक्षा प्रहरी के भीतर है, तो फिर कैसे आपको व्यक्तिगत रूप से बॉडीगार्ड की उपलब्धता की जाएगी? तो साथियों यहाँ पर आई थिंक कि आप सभी क्लियर यहाँ हो गया होगा। और यदि आम जो जन हैं वे उत्तर प्रदेश सचिवालय में आना चाहते हैं तो उनको भी आवश्यक कार्य के उपरांत जांच लिया जाता है कि हाँ संबंधित व्यक्ति को आवश्यक कार्य है, लेकिन ऐसे ही उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के अनुमति से निर्गत पास के माध्यम से ही वे सचिवालय परिसर में आ सकते हैं। इस तरह से सचिवालय बहुत ही सुरक्षित स्थल है। आप सभी में से बहुत सारे युवाओं द्वारा यह पूछा जाता है कि क्या सचिवालय में एसी है? तो साथियों आप सभी को अवगत कराना है सचिवालय फुली एयर कंडीशनर है, तो फिर आप सभी को यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं है। सचिवालय में प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं विद्यमान है, चाहे कैंटीन से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो, योगा से रिलेटेड हो, चिकित्सा से संबंधित विभिन्न प्रकार के डिस्पेंसरी से रिलेटेड हो, भी तमाम प्रकार की फैसिलिटी उत्तर प्रदेश सचिवालय परिसर में उपलब्ध है। इवन यहाँ पर विभिन्न खेल क्लब भी हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सचिवालय के तमाम हमारे अधिकारीगण विभिन्न खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से सचिवालय के जो समीक्षा अधिकारी का सफरनामा होता है वो बेहद ही खास होता है। तो साथियों आज आप सभी को इस सफरनामा में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी वो आप सभी को बताया गया है। उम्मीद है कि आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप सभी बहुत कुछ जाने होंगे जो कि अभी तक मुमकिन नहीं था। साथियों जब मैं आप सभी की तरह थी तो मुझे बहुत ही समस्याएं थी। समस्या क्या थी? जब मैं इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की तो मैं सोचती थी उत्तर प्रदेश सचिवालय कैसा होगा, कैसा है, क्या काम होता है, समीक्षा अधिकारी किसे कहते हैं, समीक्षा अधिकारी की क्या काम है, क्या सुविधाएं मिलती है, क्या वेतन है, तमाम प्रकार के मन में एक विचार उभरते थे।
मैं ये सोचती थी प्रमोशन क्या है, सब कुछ जानकारियाँ लगभग ना के बराबर मुझे नेट पे मिलती थी। लेकिन आज हमारा सचिवालय बदल रहा है, आज हमारा प्रदेश बदल रहा है, आज उत्तर प्रदेश बहुमुखी रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके क्रम में जहाँ ई ऑफिस के माध्यम से तमाम सुविधाएं शासनादेश के क्रम में आप सभी के बीच आ रहे हैं, और बल्कि आप सभी देखेंगे उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा जो विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जो विभिन्न शासनादेश बनाए जा रहे हैं, वो आप शासनादेश.com पर आप प्राप्त कर सकते हैं कि सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा समीक्षा अधिकारियों से संबंधित कौन कौन से कार्य से संबंधित नियमावली बनाए गए, अनुभाग अधिकारी से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या ट्रांसफर पॉलिसी है, और इसी प्रकार जो प्रदेश के अन्य जो महत्वपूर्ण विकास से संबंधित नीतियाँ हैं, तमाम विभाग से संबंधित, उसको आप संबंधित शासनादेश साइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से समय बदल रहा है और इसी समय के बदलाव के क्रम में आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी के सफरनामा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां मेरे द्वारा आप सभी को उपलब्ध कराई जा रही है। उम्मीद है कि आज आप सभी को तमाम जानकारियां मिली होंगी, और इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों, मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में यह अवगत कराना चाहती हूँ कि साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच इसी YouTube चैनल के माध्यम से निःशुल्क क्लासेस लिए जाते हैं, ताकि यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं और आपका सपना है प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनने का, कुछ प्रदेश में विकास की गाथा लिखने का, कुछ कर गुजरने का, कि आप अवश्य ही अपने नाम के साथ अपने प्रदेश के नाम को भी ऊंचा करेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ आप सभी होनहार युवाओं के लिए में तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जा रहे हैं। साथ में आप सभी के भी लगातार वीकेंड पर टेस्ट सीरीज भी लाया जाता है, और अवकाश के दिनों में लाइव भी आप सभी की समस्याओं के समाधान के लिए आया जाता है कि आप सभी की कौन कौन सी समस्याएं हैं, जिसके क्रम में आप सभी लाइव सेशन में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करते हैं और उसी के क्रम में आप सभी के उत्तर भी दिए जाते हैं। साथियों, इस दौरान लगातार हर रविवार को प्रातः 11 बजे से मेरे द्वारा आप सभी के भी लाइव आया जाता है, आप सभी के प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है। लेटर राइटिंग किस प्रकार से किया जाए, कैसे निबंध लिखा जाए, किस किस पुस्तक का अध्ययन करना इस परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है, तमाम जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई जाती है। तो साथियों, इसी क्रम में आज समीक्षा अधिकारी के सफरनामा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आप सभी को उपलब्ध कराई गई। उम्मीद है कि आप सभी के भीतर जो छिपा जोश है उसको आज आप पढ़ाई के रूप में जरूर प्रयोग करेंगे, ताकि परीक्षा में अवश्य ही आप सफलता प्राप्त करें। इसी आशा, उद्देश्य, विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।